नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड बेसिक सीपीआर एग्जाम रिवीजन के नोट्स पर। आज का ये जो हमारा डीप डाइव है। हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है। बिल्कुल। मतलब विद्यार्थियों, जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं या बस ऐसे ही सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके ठीक सामने कोई व्यक्ति सीने को पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उस वक्त आपके पास सोचने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो सिर्फ घबराकर वीडियो बना रही होती है, या आप वो व्यक्ति बनेंगे जो आगे बढ़कर एक जान बचा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए आज की ये चर्चा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। सही कहा। यह असल जिंदगी में उसी सशक्त व्यक्ति के निर्माण के बारे में है जो किसी भी आपात स्थिति या इमरजेंसी को संभाल सके। एकदम सही। जब हम इन नोट्स को पढ़ते हैं ना, इमरजेंसी केयर और रिससिटेशन के, तो हम सिर्फ थ्योरी नहीं रट रहे हैं। हम असल में अपने दिमाग में एक मेंटल मैप तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा जीवन रक्षक ढांचा जो संकट के समय हमारे हाथों को अपने आप सही दिशा में काम करने का निर्देश दे। मतलब ज्ञान जब तक व्यवहार में ना उतरे तब तक अधूरा है ना? बिल्कुल। तो व्यवहार में उतारने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी असल में है क्या। नोट्स इसे एक ऐसी अचानक उत्पन्न हुई जीवन घातक स्थिति बताते हैं जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। हाँ, यहाँ तत्काल शब्द पर बहुत ज्यादा जोर है। लेकिन जब स्थिति इतनी गंभीर हो तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मतलब नोट्स में एक बहुत ही शानदार ढाल या शील्ड की एनालॉजी दी गई है। हाँ, वो मेडिकल ढाल जो 4 चीजों से बनी है। इसे रोकना, तीसरा रिकवरी को बढ़ावा देना और चौथा सुरक्षित स्थानांतरण। ये मुझे किसी मेडिकल सुपर हीरो के कवच जैसा लगता है। सही कहा आपने। देखिए, व्यवहारिक रूप से ये ढाल हमें अंधाधुंध काम करने से रोकती है। स्थिति बिगड़ने से रोकना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हड्डी टूट गई है। अच्छा। अब अगर आप उसे बिना सोचे समझे उठाकर एम्बुलेंस में डाल देंगे तो वो टूटी हुई हड्डी किसी मुख्य नस को काट सकती है। ओह, मतलब स्थिति और बदतर हो सकती है। बिल्कुल। सुरक्षित स्थानांतरण का मतलब ही यही है कि मरीज को मदद तक ऐसे पहुंचाया जाए कि उसे और ज्यादा नुकसान ना हो। ये बहुत ही तार्किक है। मतलब मदद करने का भी एक सही तरीका होता है। और यहीं से हमारा ये डीप डाइव एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण की तरफ मुड़ता है, जिसे हम DRABC यानी DRABC कहते हैं। हाँ, असल जीवन में जब संकट आता है तो सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त होता है। उस अराजकता के बीच ये DRABC ही हमारा मार्गदर्शक बनता है। तो चलिए इसके पहले अक्षर D से शुरू करते हैं, जो है डेंजर यानी खतरा। अब नोट्स में लिखा है कि स्वयं की, पीड़ित की और दर्शकों की सुरक्षा सबसे पहले है। हाँ, क्योंकि हमारी पहली इंसानी प्रतिक्रिया होती है तुरंत दौड़कर मदद करना। बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट एड का सबसे पहला नियम कहता है कि रुकिए और खतरे का आकलन कीजिए। ये मुझे हवाई जहाज के उस सुरक्षा निर्देश की याद दिलाता है। कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहने फिर दूसरों की मदद करें। है ना? एकदम सटीक उदाहरण है। सोचिए, एक व्यक्ति सड़क पर गिरा है क्योंकि उसे करंट लगा है। हाँ। और बिजली का तार अभी भी उसके शरीर से छू रहा है। अगर आप बिना सोचे उसे बचाने दौड़ पड़ेंगे तो अब जमीन पर एक नहीं बल्कि 2 पीड़ित होंगे। अरे बाप रे। हाँ, फिर एम्बुलेंस को 2 लोगों को बचाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले खतरे को पहचानना और उसे हटाना बहुत जरूरी है। खतरे को पार करने के बाद हम R पर आते हैं, यानी रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। हम पीड़ित के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? लेकिन मुझे नोट्स देखकर लगा कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह मस्तिष्क की स्थिति जांचने का एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, जिसे AVPU यानी AVPU स्केल कहा गया है। तो ये AVPU स्केल काम कैसे करता है? ये समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है कि व्यक्ति का दिमाग कितनी ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। A है अलर्ट यानी सतर्क। अच्छा। अगर आप उनके पास जाते हैं और वे आपको देखकर बात कर पा रहे हैं तो वे अलर्ट हैं। और अगर आंखें बंद हो तो अगर आंखें बंद हैं, लेकिन जब आप जोर से आवाज लगाते हैं, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, और वे प्रतिक्रिया देते हैं, तो वे V यानी वॉइस पर हैं। तो अगर वे आवाज पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तब हम P यानी पेन या दर्द पर जाते हैं। पर मैं सोच रहा था, दर्द का मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें चोट पहुंचाने लगे। हम असल में ये दर्द कैसे देते हैं?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। दर्द का मतलब चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम्म, हम बस कॉलरबोन यानी हंसली की हड्डी को थोड़ा जोर से रगड़ सकते हैं या कंधे को थपथपा सकते हैं या फिर कान के निचले हिस्से को थोड़ा सा खींच सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ एक हल्का सा उद्दीपन देना है। हाँ, और अगर इन सब के बाद भी कोई हरकत नहीं होती, हम्म, व्यक्ति पूरी तरह से शांत है, तो हम यू पर आते हैं, अनरिस्पॉन्सिव यानी अनुत्तरदायी। और जैसे ही हम ये तय करते हैं कि व्यक्ति अनुत्तरदायी है, तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें तुरंत अगले जीवन रक्षक चरणों की ओर तेजी से आगे बढ़ना है, जो DRABC के ए और बी हैं। ए यानी एयरवे या वायुमार्ग, और बी यानी ब्रीदिंग या श्वास। देखिए, जब कोई व्यक्ति अनुत्तरदायी होता है, तो उसके शरीर की सभी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। इसमें जीभ भी शामिल है। हाँ, तो जीभ पीछे की तरफ गिरकर सांस की नली को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है। तो उस वायुमार्ग को खोलने के लिए हम सिर झुकाना और ठुड्डी उठाना वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। हाँ, अगर मैं इसे विजुलाइज करूं, तो एक हाथ मरीज के माथे पर रखकर सिर को पीछे की ओर धकेलना है और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से ठुड्डी की हड्डी को ऊपर उठाना है। इससे असल में जीभ गले के पिछले हिस्से से दूर खींच जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ नोट्स में एक लाल चेतावनी का निशान है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। वो क्या है? ये फर्स्ट एड का एक ऐसा बिंदु है जहाँ एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का नुकसान कर सकती है। यदि आपको जरा सा भी संदेह है कि पीड़ित को रीढ़ की चोट यानी स्पाइनल इंजरी हो सकती है, जैसे कोई छत से गिरा हो? हाँ, या कार एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसे में कभी भी सिर झुकाने वाली तकनीक का प्रयोग न करें। अच्छा, क्योंकि गर्दन को पीछे मोड़ने से रीढ़ की टूटी हुई हड्डी रीढ़ की नस को काट सकती है और व्यक्ति हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। बिल्कुल। या जॉ थ्रस्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम सिर या गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाते। ओके। हम मरीज के सिरहाने बैठते हैं, अपनी उंगलियों को उनके जबड़े के निचले कोड़ के पीछे रखते हैं और बस धीरे से जबड़े को आगे की ओर धकेलते हैं। इससे भी जीभ उठ जाती है और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है। अरे वाह, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। अब वायुमार्ग खुलने के बाद हमें बी यानी ब्रीदिंग चेक करनी है। नोट्स में एक 10 सेकंड का नियम है। देखें, सुने, महसूस करें। हाँ, लुक, लिसन, फील। मतलब हम छाती का उठना गिरना देखते हैं, सांस की आवाज सुनते हैं और अपने गाल पर मरीज की सांस महसूस करते हैं, और इसके लिए हमें 10 सेकंड का समय दिया गया है। अधिकतम 10 सेकंड। यहां मुझे एक दिक्कत लग रही है। आपात स्थिति में 10 सेकंड तो बहुत लंबे लग सकते हैं। जब मैं पैनिक में हूं, तो क्या मैं जल्दी नहीं कर सकता 2-3 सेकंड में बस ये देखकर कि छाती हिल रही है? ये उलझन स्वाभाविक है। पैनिक में समय बहुत धीरे चलता है, लेकिन 2 सेकंड पर्याप्त नहीं है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा चिकित्सीय कारण है। आपको सामान्य सांस और हाँफने के बीच अंतर करना होता है। हाँफने से आपका क्या मतलब है? देखिए, जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है, तो शुरुआती कुछ मिनटों में उनका दिमाग ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर को सांस खींचने के लिए अनैच्छिक झटके देता है। अच्छा। यह एक बहुत ही अजीब, रुक रुक कर और भारी तरीके से हाँफने जैसी आवाज होती है, जिसे एगोनल गैस्प्स कहते हैं। यह सामान्य सांस नहीं है। ओह, तो अगर मैं केवल 2 सेकंड देखूंगा, तो हो सकता है मैं उस एक हाँफने को सामान्य सांस समझ लूं। बिल्कुल, और फिर आप गलतफहमी में सीपीआर शुरू ही नहीं करेंगे। 10 सेकंड आपको यह पुष्टि करने का समय देते हैं कि व्यक्ति लगातार सांस ले रहा है या नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। मतलब गैस्पिंग या हाँपना भी एक रेड फ्लैग है कि हृदय गति रुक चुकी है। खैर, मान लीजिए हमने सांस चेक कर ली। अब हम आते हैं DRABC के 5वें चरण सी पर, परिसंचरण या सर्कुलेशन। हाँ, इसमें हम नाड़ी या पल्स की जांच करते हैं और गंभीर रक्तस्राव देखते हैं। और पल्स के लिए हम कैरोटिड पल्स का इस्तेमाल करते हैं। कलाई की पल्स नहीं? नहीं, कलाई की पल्स आपात स्थिति में विश्वसनीय नहीं होती। तो कैरोटिड पल्स गर्दन में कहाँ ढूंढनी चाहिए? बहुत आसान है। मरीज के गले के बीचों बीच जो उभार होता है, एडम्स एप्पल, वहां अपनी 2 उंगलियां रखें और फिर धीरे से अपनी तरफ गर्दन के साइड में जो एक गड्ढा सा होता है, वहां खिसकाएं। अच्छा।
वहां आपको एक बहुत ही स्पष्ट धड़कन महसूस होगी। और इसी सी चरण के तुरंत बाद या साथ साथ सबसे अहम काम करना है तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को कॉल करना। हाँ, एम्बुलेंस को बुलाना। नोट्स में साफ लिखा है कि कॉल करते समय स्थान, आपातकाल की प्रकृति और पीड़ितों की संख्या स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेटर को तय करना होता है कि कौन सी मदद भेजनी है। अगर आप बस कहेंगे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या वे एक एम्बुलेंस भेजे या 3? हाँ, क्या आग लगी है तो फायर ब्रिगेड भी भेजे? सटीक जानकारी से मदद की गति कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब एक अलग स्थिति लेते हैं। मान लीजिए DRABC पूरा हो गया, मरीज की पल्स चल रही है, सांस भी आ रही है, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है जो 10 मिनट में पहुंचेगी। अब इस बीच क्या करें? यहीं पर प्राथमिक सर्वेक्षण से द्वितीयक सर्वेक्षण की ओर जाने का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब प्राथमिक सर्वेक्षण में हमने तीव्र ABC या जीवन रक्षक हस्तक्षेप कर लिया। हाँ, और अब स्थिति थोड़ी स्थिर है तो हम द्वितीयक सर्वेक्षण में मरीज के सिर से पैर तक की विस्तृत जांच करते हैं कि कहीं कोई छुपी हुई चोट तो नहीं है। करते हैं। S से है सिम्टम्स या लक्षण, हाँ। A से एलर्जी, M से मेडिकेशंस यानी दवाएं, P से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या पिछला इतिहास, L से लास्ट मील यानी आखिरी भोजन और E से इवेंट्स, दुर्घटना से पहले की घटनाएं। बिल्कुल। इसमें आखिरी भोजन का समय पूछना मुझे थोड़ा अजीब लगा था शुरू में, लेकिन अगर हम सोचे तो ये बहुत तार्किक है। हाँ, क्योंकि अगर अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ी तो भरे पेट होने पर एनेस्थीसिया के दौरान उल्टी हो सकती है, जो सीधे सांस की नली में जाकर जानलेवा बन सकती है। कमाल की बात है। अब जब हम इतिहास इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें कुछ सामान्य लेकिन गंभीर आपात स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। हाँ, जैसे कि रक्तस्राव और सदमा। तो रक्तस्राव के लिए तो सीधा दबाव डालना है और अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाना है। पर शॉक या सदमे के बारे में क्या? लोग तो शॉक का मतलब कोई बुरी खबर सुनना समझते हैं। नहीं नहीं, मेडिकल शॉक बहुत खतरनाक शारीरिक स्थिति है। इसका मतलब है कि शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में पीड़ित को सीधा लेटाना है, पैर 12-18 इंच ऊपर उठाने हैं और उन्हें गर्म रखना है। पैर ऊपर उठाने से असल में हम गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके रक्त को वापस दिमाग की तरफ भेज रहे हैं। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। इसके अलावा फ्रैक्चर में हम स्प्लिंट्स का उपयोग करते हैं। और जलन में प्रभावित हिस्से को 10-20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए। हाँ, लेकिन इन सब में एक स्थिति है जहां लोग बहुत गलती करते हैं, विषाक्तता या जहर। हाँ, नोट्स में यहाँ जहर के मामले में उल्टी ना कराने के लाल चेतावनी चिन्ह पर जोर दिया गया है, पर फिल्में तो यही दिखाती हैं कि जहर खाते ही उल्टी कराओ। यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर निगला गया जहर कोई कोरोसिव या जला देने वाला रसायन है जैसे एसिड, तो जब वो नीचे गया था उसने गले और आहार नली को जला दिया था। ओह, तो अगर हम उल्टी कराते हैं तो वो रसायन वापस उसी रास्ते से ऊपर आएगा और गले को दोगुना नुकसान पहुंचाएगा। उल्टी करते समय वो फेफड़ों में भी जा सकता है, जिससे तुरंत मौत हो सकती है। बाप रे, ये तो स्थिति को और बिगाड़ने वाला काम है। इसीलिए फर्स्ट एड में कुछ सुनहरे नियम हैं। शांत रहें, जल्दी कार्रवाई करें, मरीज को सांत्वना दें और बेहोश होने पर कुछ खाने या पीने को ना दें। बिल्कुल, और इन सब के बीच हमें ये भी ध्यान रखना है कि CPR कब शुरू करना है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग यही है कि यदि DRABC की जांच में व्यक्ति अनुत्तरदायी है और B या C अनुपस्थित हो तो सब छोड़कर तुरंत CPR शुरू करें। हाँ, और ये हमें जीवन रक्षा की श्रृंखला या चेन ऑफ सर्वाइवल की ओर ले जाता है, जिसमें 5 कड़ियां हैं: प्रारंभिक पहचान, प्रारंभिक CPR, प्रारंभिक डिफाइब्रिलेशन, उन्नत देखभाल और पोस्ट केयर। और इस श्रृंखला की खासियत ये है कि अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी प्रक्रिया विफल हो सकती है। अगर सड़क पर खड़े व्यक्ति ने प्रारंभिक CPR नहीं दिया तो एम्बुलेंस की उन्नत देखभाल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि तब तक दिमाग मर चुका होगा। तो चलिए इस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को सही तरीके से कैसे किया जाए वो समझते हैं। CPR तकनीक में CAB लूप का जिक्र है। पहले हम DRABC कर रहे थे, पर जब दिल रुक गया तो प्रोटोकॉल CAB बन जाता है। कंप्रेशंस या छाती को दबाना, एयरवे और ब्रीदिंग। और इसके लिए 32 का अनुपात है, मतलब 30 बार छाती को दबाना और फिर 2 बार सांस देना।
और दबाव छाती के बीच में 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक होना चाहिए, 100 से 120 प्रति मिनट की गति से। 5 से 6 सेंटीमीटर काफी गहरा होता है। मतलब हम असल में हृदय को मैन्युअल रूप से निचोड़ रहे हैं ताकि वो खून पंप कर सके। एकदम सही। और इसमें मदद करने के लिए AED यानी AED मशीनें होती हैं। हाँ, स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर। इसके 4 चरण हैं: चालू करना, पैड लगाना, वॉइस निर्देशों का पालन करना और शॉक देना। पर लोगों को मशीनों से डर लगता है कैसा डर? कि कहीं वे गलत शॉक ना दे दें और मरीज को मार ना डालें। नहीं, AED मशीनें इतनी स्मार्ट होती हैं कि वे खुद हृदय की लय का विश्लेषण करती हैं। मैं केवल तभी शॉक की सलाह देती हैं जब वास्तव में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी जानलेवा लय हो। अच्छा, तो मशीन खुद वॉइस कमांड देती है। ये तो बहुत सुरक्षित है। लेकिन क्या ये 30.2 का नियम और दबाव हर उम्र के इंसान के लिए समान है? नहीं, यहाँ विशेष परिस्थितियां आती हैं। नोट्स में एक मास्टर चीट शीट और मैट्रिक्स है। वयस्कों के लिए हम 2 हाथों का उपयोग करते हैं और 5-6 सेंटीमीटर गहराई तक दबाते हैं। और बच्चों के लिए? बच्चे की शारीरिक बनावट के अनुसार 1 या 2 हाथ, लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई। लेकिन शिशुओं के मामले में हम केवल 2 उंगलियों का उपयोग करते हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर गहराई। क्योंकि उनकी पसलियां नाजुक होती हैं। इसके अलावा नोट्स में लिखा है कि डूबने के मामले में 5 बचाव श्वास से शुरुआत करनी है, छाती दबाने से नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि डूबने वाले व्यक्ति का दिल ऑक्सीजन खत्म होने से रुका है, दिल के दौरे से नहीं। तो पहले फेफड़ों में ऑक्सीजन भरनी जरूरी है। बहुत तार्किक है। और गर्भवती महिला को थोड़ा बाईं ओर झुकाना है क्योंकि बढ़ा हुआ गर्भाशय मुख्य नस को दबा सकता है ना? बिल्कुल सही। बाईं ओर झुकाने से रक्त प्रवाह सुचारू हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल, CPR कब बंद करना है? जब पल्स वापस आ जाए, या मेडिकल टीम आ जाए, या आप थकान से चूर हो जाए, या माहौल असुरक्षित हो जाए। लेकिन एक और डर होता है, पसलियों का टूटना। अगर छाती दबाते वक्त पसलियों की कट कट की आवाज आए तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। एक टूटी हुई पसली ठीक हो सकती है, लेकिन एक रुका हुआ दिल नहीं। और अगर आप सांस देने में असहज हैं, तो हालिया दिशा निर्देश केवल हाथों से CPR पर जोर देते हैं। मतलब सिर्फ छाती दबाते रहें, कुछ न करने से ये 100 गुना बेहतर है। बिल्कुल। नोट्स के अंत में दी गई मास्टर चीट शीट पूरी प्रक्रिया का एक त्वरित सारांश है। तो आज हमने फर्स्ट एड और CPR के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझा। और मैं अंत में श्रोताओं से बस यही कहना चाहूंगी कि फर्स्ट एड और CPR का ज्ञान केवल परीक्षाओं में अंक लाने के लिए नहीं है। यह हमारी दुनिया में चलने के तरीके को बदल देता है। जब हमें ये ज्ञान होता है तो हम असहाय दर्शक नहीं रहते, बल्कि किसी का जीवन बचाने की क्षमता रखने वाले सशक्त व्यक्ति बन जाते हैं। बिल्कुल, हम सबके भीतर एक जीवन रक्षक मौजूद है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।